गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ा और हमने ये भी देखा कि लैटिस एनर्जी वेरी कैसे करती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम देखते हैं और क्वेश्चन, थोड़े बहुत और क्वेश्चन मुझे बताने हैं यहाँ पर। तो कल मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, कल अपन ने क्या पढ़ा था ताकि आगे के क्वेश्चन अपन देखें यहाँ पे। तो कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि जो लैटिस एनर्जी होती है वो लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है एक तो चार्ज पर और दूसरा साइज पर। चार्ज अगर ज्यादा है, आप खुद से सोचो, अगर चार्ज ज्यादा है, लैटिस का मतलब ही क्या करना। अगर मैं लैटिस का मतलब होता है हिंदी में अगर मैं बोलूं तो जाल बनाना। ठीक है, मतलब एक दूसरे, तो चार्ज जो है चार्ज पे डिपेंड करती है। अब चार्ज पे कैसे डिपेंड करेगी, चार्ज जितना ज्यादा होता उतना ही अट्रैक्शन होता है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतने ज्यादा आयंस एक दूसरे से क्या होंगे, पास पास आएंगे और एक लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे। तो चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे यहाँ पे, आती बात समझ में। दूसरा हमने क्या देखा था बच्चों, एक साइज। साइज पे कैसे डिपेंड करते हैं, आप खुद सोचो। साइज अगर ज्यादा बड़ा हो, अगर साइज जो है बड़ा हो तो एक अरेंजमेंट उसका अच्छा नहीं होता। बड़ी साइज वाला एक अच्छे तरह से फिट नहीं हो पाता कहीं पर। तो साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसकी फिटिंग जो है उस अरेंजमेंट पे, उस क्रिस्टल पर अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। और अगर अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी तो वो जो बनने वाला लैटिस है वो क्या हो जाएगा, कमजोर। तो साइज अगर ज्यादा होती है और तो लैटिस जो है वो कम बनेगा, मतलब लैटिस एनर्जी कम निकलेगी उसमें। लैटिस एनर्जी कम निकलेगी, इसका सीधा साधा क्या मतलब हुआ, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा, चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतने पास पास आएंगे, उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा और उनका लैटिस भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। मतलब उसको ब्रेक करने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि वो ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कल किए थे, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, आप थोड़ी देर के लिए सोचना और पॉज करना वीडियो को और थोड़ी देर सोचना उसका आंसर क्या होगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा भी आएगा आपको, देखना क्या है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे अगर मैं देखता हूँ बेरियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट BaCO3, सॉरी मैं यहाँ पे लेता हूँ ग्रुप सेकंड का, बेरिलियम कार्बोनेट BeCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट CsRCO3 और बेरियम कार्बोनेट BaCO3। ठीक है, और हम आगे जाके तो आपको पता ही है रेडियो एक्टिव एलिमेंट आना है तो हम उसको यूज में नहीं लेंगे यहाँ पे। अब आपको इसमें बताना है कि सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी इसमें किसकी होगी। ठीक है, जिसमें लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। उसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा, आपको उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके ब्रेक होगा। कोई मजबूत जाल को ब्रेक करना आसान नहीं होता। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर आपका आंसर निकाल लिया है तो आपने क्या सोचा होगा, यहाँ पे कार्बोनेट को तो कॉमन रखा होगा, ऑब्वियसली बिल्कुल कार्बोनेट को आपको कॉमन ही रखना है। यहाँ पर अगर मैं बेरिलियम कार्बोनेट की बात करता हूँ तो बेरिलियम के ऊपर चार्ज होता है +2। ठीक है, ऑब्वियसली मैग्नीशियम के ऊपर भी कितना होगा, +2 ही चार्ज होगा। कैल्शियम के ऊपर भी कितना चार्ज होगा, +2 ही चार्ज होगा। स्ट्रोंशियम के ऊपर कितना चार्ज होगा, +2। और बेरियम के ऊपर भी कितना चार्ज होगा, +2 ही चार्ज होगा। अब बात आती है कार्बोनेट की। तो बच्चों कार्बोनेट होता तो क्या है, CO3 2- है। ठीक है, और अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनती है, O- और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो हमारा जो एनायन है वो काफी बड़ा है यहाँ पर। ठीक है, हमारा एनायन जो है यहाँ पे काफी बड़ा। अभी तक आप लोग जिस एनायन की बात कर रहे थे उसमें हमारा F- आ रहा था, Cl- आ रहा था, O2- आ रहा था। ठीक है, या Br- आ रहा था, I- आ रहा था, सब छुटको छुटको एनायन आ रहे थे। ठीक है, अब देखो एनायन काफी बड़ा हो गया और ये एनायन इतना बड़ा है, मान लीजिए कि एनायन है और ये इतना बड़ा है, और आप सोचो इस एनायन को अगर कोई छोटा कैटायन स्टेबलाइज करने की कोशिश करे तो स्टेबलाइज नहीं हो पाता। एनायन की साइज यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ी है, और ये बड़ा एनायन को छोटा कैटायन स्टेबलाइज नहीं कर पाता है। मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारा कार्बोनेट आयन साइज में काफी बड़ा है यहाँ पर, तो इस बड़े एनायन को छोटे साइज का कैटायन जो है स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा। मतलब अगर बेरियम
बेरिलियम कार्बोनेट की अगर मैं बात करूं तो बेरिलियम की साइज जो है कंपैरेटिवली बेरियम प्लस 2 की साइज से क्या है, बहुत ही छोटी है। हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसकी साइज काफी बड़ी है जबकि इसकी साइज काफी छोटी है। तो ये बेचारा छोटा सा कैटायन जो है वो इतने बड़े एनायन को बिल्कुल भी स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं। इसका कारण हम नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा उसमें पढ़ेंगे। आप थोड़ा बहुत क्या डिटेल में ही पढ़ेंगे, पर अभी मैं बस ऐसे ही समझा सकता हूं कि बड़े एनायन को एक छोटा सा कैटायन क्या है, स्टेबलाइज नहीं कर पाता। अगर एनायन छोटा हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनायन की साइज ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हो गई, बहुत ही बड़ी हो गई। ठीक है, आप खुद सोचो कि एक छोटा बच्चा है, 2 या 4 साल का छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उसको कहाँ पे मतलब उसको सुलाया कहाँ पे जाता है, छोटे से पालने में तो सुलाया जाता है। वो छोटे से पालने में खुश रहता है। उसके लिए तो ऐसा नहीं है कि एक रूम के बराबर वाला एक कमरा से दे दिया उसको पूरे रहने के लिए, बच्चा तो डर जाएगा, वो उसको हैंडल ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो छोटे से बच्चे के लिए छोटा सा स्पेस काफी होता है। बड़े बच्चों के लिए या बड़े आदमियों के लिए क्या है, बड़ा स्पेस चाहिए। आती है बात समझ में? ठीक है, तो हम क्या बात करना चाहते हैं, बड़े एनायन को छोटा कैटायन स्टडी में बार बार इस बात को रिवाइज कर रहा हूं। आप बिल्कुल इस बात को दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि एक बड़ा एनायन एक छोटा कैटायन के द्वारा ये स्टेबलाइज नहीं हो सकता है। मतलब इनके बीच में बनने वाला आयनिक बॉन्ड जो है वो स्टेबल नहीं है। जबकि एक बड़े एनायन को एक बड़ा कैटायन जो है वो इजीली क्या कर सकता है, स्टेबल कर सकता है। आती है बात समझ में? तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो आप देखो यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं। अब हम थोड़े से अपनी जगह से वायलेंट हो चुके हैं, थोड़ा सा हट चुके हैं अपनी जगह से। अब मैं क्या बोलता हूं कि यहां पर सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल जो बनाएगा वो कौन बनाएगा, बेरियम कार्बोनेट। उसके बाद बेरियम के बाद साइज किसकी बड़ी होती है, स्ट्रोंशियम की, उसके बाद कैल्शियम की, उसके बाद मैग्नीशियम की। मतलब इसका जो लैटिस बना है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बना है। कारण मैं दोबारा बोल रहा हूं, कारण समझो दोबारा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। कारण ये है कि कार्बोनेट आयन जो है, एनायन जो है वो साइज में काफी बड़ा है, और उस बड़ी साइज के एनायन को एक छोटा सा कैटायन जो है वो उसको स्टेबल नहीं कर पा रहा है। और स्टेबल नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बड़ा कैटायन चाहिए। और बड़ा कैटायन इस ग्रुप में बेरियम सबसे बड़ा कैटायन है। आती है बात क्लियर समझ में? ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि हमारा ये केस क्या हो गया, एक्सेप्शनल केस हो गया। ठीक है, जैसा रूल चल रहा था वैसा ना जाकर अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। हम क्या बोल सकते हैं, आप इसको लिख दीजिए, राइट नोट डाउन कर लीजिए। बिगर कैटायन स्टेबलाइज बिगर एनायन, बड़ा कैटायन जो है बड़े एनायन को स्टेबलाइज करेगा। अभी तक बात चली थी फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, ये तुम्हारा सल्फाइड, ये सब इतने बड़े नहीं है। आप खुद से सोचो कार्बोनेट कितना बड़ा है, CO3 F माइनस बहुत छोटा है, CO3 2 माइनस बहुत ही बड़ी साइज हो गई इसकी। आती है बात क्लियर समझ में? तो ये हमारा एक्सेप्शनली क्या हो जाएगा, बेरियम कार्बोनेट की लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। दिमाग में आ गया? भूलना नहीं है बच्चों, बिल्कुल दिमाग में फिक्स करके रखो। बिगर कैटायन स्टेबलाइज बिगर एनायन। ठीक है, बड़ा कैटायन बड़े एनायन को स्टेबलाइज करेगा विदाउट एनी डाउट। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो ऑर्डर होगा लैटिस का वो जैसा कि आप लोगों ने सोचा रूल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था। साइज छोटी देख रहे थे, अब इस केस में हम साइज क्या देखेंगे, बड़ी देखेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा सबको? ठीक है, सेकेंड अगर मैं एग्जांपल देखता हूं तो देखो, बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है, सॉरी बेरिलियम सल्फेट BeSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, Sr स्ट्रोंशियम सल्फेट SrSO4 और BaSO4 बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब इसके केस में देखते हैं क्या होता है। तो वही हमारा बेरिलियम के ऊपर भी +2 चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, स्ट्रोंशियम के ऊपर +2 चार्ज है, और बेरियम के ऊपर, सबके ऊपर क्या है, +2 चार्ज है। ठीक है, ओके। अब बात चलती है सल्फेट आयन की। तो सल्फेट SO4-2, और अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनती है इसकी स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O- और O-। ठीक है, बताओ कितना बड़ा एनायन हो गया, नहीं हुआ?
बहुत बड़ा एनायन हो गया। तो जो कॉन्सेप्ट हमने कार्बोनेट में यूज किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट कहां पे यूज होगा हमारा सल्फेट के केस में। ठीक है, तो इस सल्फेट को भी कौन स्टेबलाइज करेगा? बिगर कैटायन। ठीक है, और स्टेबलाइज करेगा तो उतना ही अच्छा क्या बनेगा? लैटिस का फॉर्मेशन भी होगा। एक्सेप्शनली हमें समझना चाहिए, याद रखना पड़ेगा, बिगर कैटायन स्टेबलाइज बिगर एनायन। ठीक है, तो ज्यादा एग्जांपल नहीं है इसके, एक हमारा कार्बोनेट हो गया, एक हमारा सल्फेट हो गया, एक और अभी थोड़ी देर में बताता हूं मैं यहाँ पर। तो आप क्या देखोगे यहाँ पर, सबसे अच्छा लैटिस कौन बनाएगा? BaSO4, फिर SrSO4, फिर कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड लास्ट बेरिलियम सल्फेट। क्लियर? जैसा आप सोच रहे थे उससे हटके, लीक से हटके आ गया। यहाँ पे अगर फ्लोराइड होता, बेरिलियम के साथ फ्लोराइड, मैग्नीशियम के साथ फ्लोराइड, कैल्शियम के साथ, स्ट्रोंशियम के साथ और बेरियम के साथ फ्लोराइड होता, तो ये जो आंसर है वो रिवर्स हो जाता। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा किसका होता? बेरिलियम फ्लोराइड का। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर आंसर जो है जैसा हम पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा उल्टा आ रहा है, और उसका कारण क्या है? यहाँ पे हमारा एनाइन क्या है? काफी बड़ा है। तो आपको याद रखना है कार्बोनेट, एक सल्फेट, और एक हमें याद रखना है क्या? नाइट्रेट। ठीक है, तो हमारा नाइट्रेट, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं लिथियम नाइट्रेट LiNO3, एक मैं एग्जांपल लूं सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, RbNO3 और CsNO3। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो? इस लिथियम के ऊपर तो +1 चार्ज, सोडियम के ऊपर +1, पोटेशियम के ऊपर +1, रूबिडियम के ऊपर +1, सीजियम के ऊपर +1। ठीक है, और नाइट्रेट पे कौन सा चार्ज होता है? -1। ठीक है, यहाँ पे भी -1 -1 -1 -1, तभी एक दूसरे को कैंसिल करके पूरा मॉलिक्यूल क्या है हमारा? न्यूट्रल। क्लियर? अब नाइट्रेट की अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और O-। वापिस क्या हो गया? काफी बड़ा एनायन, हमें लार्ज एनायन मिला है। यहाँ पर क्या मिला? एक लार्ज एनायन। तो वही कॉन्सेप्ट हम दोबारा रिवाइज करेंगे, जैसा हमने किसके लिए बात की थी? कार्बोनेट के लिए, फिर हमने बात की थी सल्फेट के लिए, और अब बात कर रहे हैं किसके लिए? नाइट्रेट के लिए। तो यहाँ पर आप बताओ क्या होगा आंसर? जैसा आप लीक से चल के बात कर रहे थे, वहां से हमें दोबारा अपनी हटना पड़ेगा, क्योंकि अब केस आ गया एक्सेप्शन का। हमारे पास एनायन आ गया बड़ा, और बड़े एनायन को स्टेबलाइज करेगा बड़ा कैटायन। और बड़ा कैटायन कौन है? यहाँ पे लिथियम है या सोडियम है या पोटेशियम है या रूबिडियम है या सीजियम है? आपको पता होना चाहिए। व्हेन वी मूव अप टू डाउन साइज विल इंक्रीज, साइज बढ़ती है। साइज किसकी बड़ी है सबसे ज्यादा? सीजियम की बड़ी है। सबसे छोटी किसकी है? लिथियम की सबसे छोटी है। तो बेचारा जो लिथियम है छुटकू सा, वो बेचारा इतने बड़े को हैंडल नहीं कर पा रहा। आप खुद सोचो, आपके सामने खली लड़ने आ गया, आप टिकोगे क्या? 1 सेकंड तक वहां पे नहीं रुक सकते? भागोगे सिर पर पाँव रख के? भागोगे नहीं भागोगे? जबकि खली से भिड़ने के लिए कौन आ सकता है? अंडरटेकर आ सकता है, जॉन सीनो आ सकता है। ठीक है, ये वो बिगर एनायन है, तो ये लोग बिगर कैटायन है, और हम तो क्या है? छुटकू। मैं तो फिर भी तुमसे बड़ा हूं, तुम तो और भी बहुत ज्यादा छोटे हो, तुम तो बिल्कुल दूर से ही नमस्ते करके निकल जाना। मैं तो फिर भी हाथ मिला के आ जाऊंगा उससे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या होगा? सबसे अच्छा लैटिस कौन बनाएगा? सीजियम नाइट्रेट, देन रूबिडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड देन लिथियम नाइट्रेट। क्लियर है बात? मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? आप पूछ सकते हैं मुझसे, दोबारा समझा दूंगा मैं इसको। अभी अपन को आगे चलना है। तो आज का लेक्चर वैसे भी थोड़ा बड़ा होने जा रहा था, या अगर मैं कंटिन्यू करूं तो 1 घंटे के ऊपर हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी समराइज कर दूं, नहीं तो फिर बाकी का हम कल देखेंगे। क्लियर? चले आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? कुछ एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखने हैं। मतलब फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के साथ में जितने भी कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट, मैं लिख देता हूं यहां पर। मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक्सेप्शन कहां कहां पे आएंगे। एक्सेप्शन आएंगे एक तो कार्बोनेट पर, कार्बोनेट मतलब CO3 2-, एक आएगा हमारे सल्फेट पर, सल्फेट मतलब SO4 2-, एक आएगा हमारा नाइट्रेट पर, और नाइट्रेट का मतलब क्या होता है? NO3-।
माइनस। क्लियर है बात, यहाँ पर समझ में आती है? ठीक है, तो यहाँ पर ये सब एक्सेप्शन है। यहाँ पर हमें क्या देखना है, लैटिस एनर्जी इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, और अदर देन दिस ग्रुप है तो हम जानते हैं लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्लियर है बात यहाँ तक? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अगर बड़ा एनायन नहीं हो, छोटा सा एनायन हो तो। क्लियर है? तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो होता है वो ऐसे ही क्वेश्चनों में फंसाता है। हम तो क्या करते हैं, लीक के साथ चलते जाते हैं, जो याद है पढ़ लिया, अब एक्सेप्शन देखना ही नहीं है, हमें एक्सेप्शन को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, चलो, तो ये हमारा जो था लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। हमारा आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हमें देखनी है, बिल्कुल देखनी है। प्रॉपर्टी किसको पसंद नहीं है, सबको ही पसंद है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी पे एक नजर तो हमें रखना ही है। आप लोग कहीं बाहर जाते हो, किसी का मकान देखते हो, बहुत बड़ा हो यार क्या शानदार मकान है, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी तो है, मतलब उसके जैसे उसका मकान देखोगे बहुत बड़ा है, 2 मंजिला 4 मंजिला 6 मंजिला है, तो आप कह सकते हो कि ये इतना बड़ा आदमी है, ये उतना है, ये वहां काम करता है, ये यहाँ काम करता है। जबकि कहीं जा रहे छोटा मकान दिख गया तो थोड़ी तलाशने फिरते उससे। तो प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंडों में पढ़ा, काफी कुछ देखा इसमें, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज भी देखनी जरूरी है। ठीक है, तो हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या आ सकती है। और सबसे बड़ी बात तो इसकी प्रॉपर्टी बड़े काम की चीज है। ठीक है, बहुत कुछ समझ में आता है और इजी समझ में आता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है इसकी प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले देखो, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड इन नेचर होते हैं। सॉलिड इन नेचर, देखो वर्बली मैं सब कुछ समझा सकता हूं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, इसके अंदर सिंपल सिंपल चीजें हैं। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है हमारा आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो देखो कैसे, सॉलिड इन नेचर, सॉलिड इन नेचर। ठीक है, ये नेचर में क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। कौन? आयनिक कंपाउंड। जबकि हमारे जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो ज्यादातर गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस फॉर्म है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म है। जबकि हमारा आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आपके घर पे पड़ा हुआ नमक देख लीजिए, सॉलिड फॉर्म में ही तो है। वो तो फिर भी चूरा करके देखते हैं, उसके तो क्रिस्टल बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, तो सॉलिड इन नेचर होता है। सॉलिड के रीजन भी क्या है कि क्यों आखिरकार आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं। तो आपने बचपन में जब बहुत छोटी क्लास में थे, बिल्कुल बेसिक आइडिया देता हूं मैं, बिल्कुल जब बहुत छोटी क्लास में थे तब एक बुक आती थी, जब आपके एनसीईआरटी या जिस भी उसमें पढ़ रहे हो तो उसमें एक बुक आती थी, बिल्कुल छोटे बच्चों वाली बुक में क्या बताते हैं कि अगर एटम पास पास हो तो सॉलिड फॉर्म बनता है, बनता है नहीं बनता। थोड़े से एटम दूर हो गए तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और बहुत दूर दूर हो तो गैस फॉर्म में आ जाता है। बस ये तो चीज है, बस यही। अगर ये तो समझ में आ ही चुका होगा, बचपन में ही आ गया होगा, ये समझ में आ गया तो ऊपर वाला भी समझ में दिक्कत नहीं है। तो आप खुद सोचो, सॉलिड इन नेचर कहने का मतलब क्या है मेरा, कि हमारा जो आयनिक कंपाउंड है वो आयनिक बॉन्ड से बनता, मतलब आयनिक कंपाउंड जो है वो आयन से बनता है। आयन कौन कौन से, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। ठीक है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन है। अब आप सोचो कि ये पॉजिटिव आयन, इसका चार्ज डिस्पर्स है चारों तरफ, ये नेगेटिव आयन, इसका चार्ज भी क्या है, चारों तरफ डिस्पर्स है। अब ऐसा तो है नहीं कि इनका चार्ज एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, ऐसा होता है क्या कभी? आप तो सोचो कि चार्ज जो होते हैं सब तरफ क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। ये पूरे एटम पर चार्ज क्या है, डिस्पर्स है। अब किसी एक डायरेक्शन से अगर एनायन आ रहा है, एनायन का चार्ज भी चारों तरफ ही डिस्पर्स है। अगर किसी एक साइड से अगर ये एनायन आ रहा है तो ये एनायन इसको यहां से अट्रैक्ट करेगा। कर लिया? ठीक है, अब कोई एनायन दूसरी तरफ से भी आ सकता है, दुनिया में ये अकेला एनायन थोड़ी है। ऐसे एनायन मतलब एक मोल की तो मैं कम से कम बात करूंगा, तो यहां से अट्रैक्ट होगा, फिर वो यहां से अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, और यहां से अट्रैक्ट हो सकता है, पता नहीं कहां से अट्रैक्ट हो सकता है। जब तक ये एक फ्री फील कर रहे हैं, मतलब जब तक दो एनायन के बीच में रिपल्शन प्रोसीड नहीं हो जाता, मैक्सिमम रिपल्शन प्रोसीड नहीं होता, तब तक ये क्या होते रहेंगे, जुड़ते जाएंगे। सारे एनायन कैटायन से क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे।
अब जैसे ही एनायन है तो इसका चार्ज तो इस डायरेक्शन में भी है, तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज जुड़ता जाएगा, फिर इस पॉजिटिव चार्ज से वापस कोई नेगेटिव चार्ज जुड़ेगा, फिर नेगेटिव चार्ज से कोई पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, फिर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, इसी तरह यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब तरफ क्या होंगे, चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एनायन कैटायन से क्या होते जाएंगे, अट्रैक्ट होते जाएंगे। अब आप खुद सोचो कि एटम क्या हो रहे हैं, आयंस पास पास आ रहे हैं, और आयंस अगर पास पास आएंगे तो कौन सी नेचर होगी, सॉलिड नेचर में तो आएंगे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल बात है। आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनायन और कैटायन लगातार जुड़ते जाते हैं और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनके आयंस जो है, इनके एटम पास पास आ जाते हैं, और पास पास आने की वजह से ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। गॉट इट? ठीक है। अब मैं यूं भी बोल सकता हूं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब इजिली ब्रेक नहीं हो पाते। इसका मतलब भी आप समझ सकते हैं क्यों। मुझे सिर्फ एक अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक नहीं करना इसको ब्रेक करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए मुझे ऐसे हजारों लाखों और करोड़ों अट्रैक्शन फोर्स को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाकर ये क्या होगा, ब्रेक। ठीक है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, आयनिक कंपाउंड जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आती है? छोटी सी बात थी, कोई बड़ी बात भी ये नहीं थी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड नेचर के होते हैं। ठीक है, अब सेकंड बात मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, इसी में मैं बात कर सकता हूं कि each cation surrounded by anion and each anion surrounded by cation with a special manner, एक फिक्स मैनर के साथ ये क्या करता है, एक कैटायन एनायन के साथ सराउंडेड होता है और एक एनायन चारों तरफ कैटायन से सराउंडेड होता है। इसके इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा क्लास 12 सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में। अभी हमें यहाँ पे इतने डिटेल में इसको देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आती है? इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे अगर NaCl की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 का होता है। मतलब NaCl में एक सोडियम से 6 क्लोराइड आयन और एक क्लोराइड आयन से 6 सोडियम आयन क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6:6 हो जाता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, तो देखिए अब आप खुद ही बताइए, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे बताने की भी जरूरत है। आपको लगता है क्या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मुझे बताने की जरूरत है क्या? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट समझते तो ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, पढ़ा होगा आपने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सीधी लैंग्वेज में बात करूं तो बहुत, मैं कोई साइंटिफिक लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा, ये सब आपने बुक की लैंग्वेज में पढ़ी होगी। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट हो जाए या लिक्विड फॉर्म में आ जाए। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिसमें ये वेपराइज हो जाए। क्लियर? अब आप बताओ इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा? सोचो, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। और क्या ये बात मुझे समझाने की जरूरत है? समझा देता हूं, वैसे आपको समझ में आना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि बहुत सारे एनायन और बहुत सारे कैटायन एक दूसरे के साथ अटैच होकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अट्रैक्ट होकर एक जाइंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो मुझे वहां पर ब्रेक सिर्फ एक को नहीं करना, एक अट्रैक्शन को नहीं करना, वहां पे मुझे बहुत सारे आयनिक बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो मुझे कितना सारा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो ज्यादा टेम्परेचर दूंगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो हम क्या बात कर रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। और ड्यू टू इनकी डेंस स्ट्रक्चर, क्योंकि आयंस एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, तो इनकी डेंस स्ट्रक्चर के कारण इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है। मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, डेंसिटी ऑल्सो वेरी हाई। तो हमारे आयनिक कंपाउंड सॉलिड इन नेचर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनको ब्रेक करना आसान नहीं होता, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है। दैट्स व्हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी आर वेरी हाई वैल्यू, हैविंग वेरी हाई वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आती है? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उसमें हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, आपको क्या लगता है, क्या आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी का कैरियर होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को कैरियर करते हैं? तो देखो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अगर मैं सॉलिड फॉर्म में इसकी बात करता हूं, अगर मैं सॉलिड फॉर्म में बात करता हूं तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखी नहीं जाती है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कोई कंडक्शन नहीं करता है। लेकिन मोल्टन फेस में अगर मैं इसको क्या कर दूं, पिघला दूं या पानी में इसको घोल दूं, या गैस फेस में ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। 3 इडियट आपने देखी होगी ना, 3 इडियट मूवी, जिसमें आमिर खान रूम के अंदर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और सामने वाले को एक शानदार झटका देता है, बस वही वाला है। ठीक है, तो मोल्टन स्टेट में और गैस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो सकता। नहीं होने का कारण क्या है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो होता है, सॉलिड स्टेट कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बना के होते हैं, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आयंस फ्री नहीं है, यहाँ पे आयंस फ्री नहीं है। जब तक आयंस फ्री नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आयंस फ्री नहीं है, लेकिन जब मैं मोल्टन स्टेट में लाता हूँ तो आयंस क्या हो जाते हैं, इसके फ्री हो जाते हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। गैस फेस में तो बहुत इजीली मूव कर सकते हैं, तो मोल्टन और गैसेस स्टेट में तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं, बट एट सॉलिड स्टेट ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आती है? ठीक है।